आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। नमस्कार। समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है। समय के साथ जो नहीं चलता, समय उसका साथ छोड़ देता है। कोरोना संकट के इस दौर में भी समय की मांग के अनुसार खुद में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी हो गया है। देश और दुनिया इस समय जिस समस्या का सामना कर रही है, उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम वो सभी सावधानियां बरतें जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। आंकड़ों के बनते बिगड़ते गणित के बीच अगर हर व्यक्ति खुद को संक्रमित होने से बचाने की ठान ले, तो इस चुनौती से उबरना आसान हो जाएगा। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। डॉक्टर रमन, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर रमन के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर रमन, पिछले 4 दिन में भारत में लगभग 2 लाख के करीब कोरोना संक्रमितों के मामले आए हैं। क्या ये सामुदायिक संक्रमण की ओर इशारा करता है या फिर ये भारत में कोरोना का पीक है? नहीं, मैं इसको पीक भी नहीं बोलूंगा। मैं ये सामुदायिक जो प्रसार हो रहा है ऐसे भी नहीं बोलूंगा जी। ये कुछ पॉकेट्स में जी ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, क्योंकि वहाँ छोटे से घर में 7-8 लोग इकट्ठा रहते हैं जी। जो बड़े बड़े शहरों में हैं, और वो बड़े शहरों में अगर उनको सेफ डिस्टेंस रखने की चांस नहीं है उनको, तो ये बीमारी जो रेस्पिरेटरी बीमारी है, सांस अपने खांसी की वजह से या सिक्रीशंस की वजह से वो फैलती है, वो तो तेजी से फैलेगी जी। अब इसका पीक आया क्या, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि हमको एक समझना पड़ेगा कि शुरू में ये जो अगर आपने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी हर इंसान को हम बोलते हैं कि 1000 क्यूबिक फीट की जगह चाहिए जी रहने के लिए, सांस लेने के लिए। अब अगर 1000 क्यूबिक फीट ऐसी कई जगह है कि जहां उस किस्म का उसको चांस मिलना मुश्किल है जी। जैसे बड़े शहर हैं। अब सबसे बुरी बात क्या है कि शुरू में ये बीमारी बड़े शहरों में आई है जी, तो संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी जी। लेकिन आपने देखा होगा ये चारों तरफ उसी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे नहीं है जी। तो अब ये यहाँ से ये बड़े शहरों में से निकल के जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं, जिला के जो स्थान है, ऐसी जगह पे बढ़ते जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो हमको पीक किस ढंग का दिखेगा ये बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि उस टाइम पे कितनी लोक संख्या उसमें इन्वॉल्व रहेगी, उसके ऊपर समझेगा कि पीक आया क्या पीक नहीं आया करके जी, या पीक आके नीचे जाएगा क्या। बोलने का मकसद एक है कि जैसे अब आपने दिल्ली में देखा जी, दिल्ली में एकदम वो बढ़ते गया, बढ़ने के बाद में ज्यादा टेस्टिंग की गई, टेस्टिंग के बाद में जितने भी पॉजिटिव थे उनको या तो आइसोलेट किया गया या उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई, या अगर उनको दवा देने की जरूरत है तो दवाखाने में भर्ती किया गया जी। ये करने के बाद में क्या हुआ है, जितने लोगों को बीमारी लगी थी उन लोगों को बाहर लाके उनको हम आइसोलेट कर पाए या दवा दे दी है। अब उसकी वजह से क्या होता है, समाज के अंदर प्रसार करने के लिए जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर ये बीमारी गई है, ये विषाणु गया है, उन लोगों की संख्या कम हो जाती है जी। आपने दिल्ली में देखा कि वो जो नए इन्फेक्शन का रेट था वो कम होते जा रहा है जी। अब इस किस्म की चीज हमको हर शहर में दिखेगी, लेकिन अगर दूसरे शहरों में देरी से अगर ये बीमारी आ रही है तो ये नंबर बढ़ते हुए तो नजर आएंगे जी। लेकिन वो नंबर से घबराना नहीं है, हमको एक ही याद रखना है कि इसमें मौत होने का डर
बहुत कम है, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स अभी बता रहा है। तो आप वो पीक के तरफ मत देखो, ना आप वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है करके मत सोचो, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है करके भी किसी ने बोला तो भी कोई स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं है। हमको जो करना है वो तो हमको करना ही करना है। बिल्कुल। तो वो तो हम सब कर रहे हैं। तो संख्या से मत डरिए। संख्या का मतलब ऐसे मत समझना कि सरकार फेल हो रही जी। संख्या का मतलब ज्यादा जब बढ़ती है तो उसका उल्टा मतलब है सरकार इसमें कामयाब हो रही है कि ज्यादातर लोगों को टेस्ट करने की सुविधा मिल रही है जी। लेकिन टेस्ट करने की जो सुविधा उसको जो मिल रही है उसमें हमको अगर लक्षण है तो हमने खुद जाके खुद ही टेस्ट करना चाहिए जी। सिर्फ अस्पतालों में हमने लेबोरेटरी खड़े करके कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। लोगों ने भी खुद जाके जांच करवाना है इस जगह पे बता के, अगर उनको लक्षण है ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो संख्या की तरफ मत देखो जी। संख्या बढ़ेगी, लेकिन संख्या बढ़ रही है इसका मतलब बहुत बीमारी तेजी से फैल रही है ऐसे मत समझना जी। वो तो उल्टा ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है, ज्यादा आइसोलेशन होगा या ज्यादातर लोगों को फिर दवा का इंतजाम करना पड़ेगा जी। तो वो तो बीमारी कम करने के ढंग है ना। बिल्कुल। डॉक्टर रमन, आप जब से भारत में कोरोना संक्रमण का प्रसार हुआ, आप उस कोर टीम में थे जो इससे बचने के लिए रणनीति बना रही थी। सरकार का मुख्य फोकस जो है इस समय वो 3T की रणनीति पर वो काम कर रही है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि एक समझ लीजिए छोटा गांव है, 100 लोगों की बस्ती है, इसमें 5 लोगों को बीमारी लगी जी। अब ये 5 लोगों को अगर बीमारी लगी है वो उनको समझो मैंने टेस्ट नहीं किया जी, वो उनको टेस्ट करके आइसोलेट नहीं किया तो वो क्या होगा, ये 5 लोग और 5-10 लोगों को बीमारी देंगे जी। लेकिन मैं जब टेस्ट करता हूँ तो टेस्ट करने से मुझे क्या होगा, जो व्यक्ति को बीमारी हुई है उसको मैं आइसोलेट करूंगा जी, उसको ट्रेस कर सकता हूँ। इसके कॉन्टैक्ट जो होते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट, जैसे घर में वो रह रहा है, इसको डर है कि अपनी बीवी को बीमारी लगी होगी, वो क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट थी, उसकी भी हम जांच करने को तैयार हो जाते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है उसमें जांच करना या उनको आइसोलेट करना, उससे क्या हो जाएगा कि समाज के अंदर जो 5 लोग थे उनमें के समझ लीजिए मैंने 4 लोगों को आइसोलेट किया जी। तो जो समाज में फैलाने वाली बीमारी फैलने का जो डर था वो उतने ही ढंग से कम हुआ है जी। तो हमको टेस्ट करना ये बहुत जरूरी है। जो उनके क्लोज कांटेक्ट है उनको ट्रेस करना ये भी बहुत जरूरी है जी। और जो जिनको लक्षण ऐसे हैं कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, जैसे सांस फूल रही है, बुखार बहुत ज्यादा है, उस किस्म के जब लक्षण दिखते हैं तो हम उनको भर्ती करें और उनकी ट्रीटमेंट करें जी। इसके लिए सबसे पहली स्टेप तो टेस्ट करना है जी। और बाकी चीजें तो सरकार ने लॉकडाउन की वजह से जितना टाइम मिला उसमें अस्पतालों में वो सुविधाएं निर्माण करने के लिए पूरा प्रयास किया है जी। जी बिल्कुल। लॉकडाउन की अवधि के दौरान चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, टेस्टिंग क्षमताएं बढ़ाई गई हैं। सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को ये कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट करें। ICMR लगातार टेस्ट क्षमता बढ़ा रही है और आज लगभग सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 4,40,000 के ऊपर टेस्ट हुआ है। बिहार के नालंदा से संजीव प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम जी, बोलिए सर। कह रहे हैं ना सर जी, कोरोना वायरस के जो टीकाकरण निकला है सर, ये कब से आदमी पर करना शुरू हो जाएगा सर? देखिए, इसमें टीके की अभी खोज की जा रही है, ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर रमन। ये कह रहे हैं कि टीका आ गया है और कब मनुष्यों पर लगेगा? टीका आ गया है, उन्हें लोगों ने तकरीबन देखो 170 लोग हैं जी, ग्रुप्स हैं जो लोग टीका डेवलप करने के पीछे पड़े हुए हैं जी। उनमें से हमको 7 जो लोग हैं, 7 जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है उसको इंसानों में टेस्ट करने की शुरुआत हो चुकी है जी। वो आज फेज 2 यानी दूसरी स्टेज के चरण के टेस्टिंग में आके पहुंचे हैं जी। कुछ लोग शायद तीसरे
चरण में भी इनका टेस्टिंग शुरू हो जाएगा जी। टेस्ट होने के बाद में हमको ये पता चलेगा कि ये वैक्सीन सही मानों में इंसान को बीमारी लगने से बचा सकती है या नहीं जी। जब ये पता चलेगा तो उसके बाद में ही ये इंसानों को देने के लिए करके वैक्सीन हो जाएगी। ये वैक्सीन इससे कोई बुरे असर होना नहीं है शरीर के ऊपर, वो भी हमको देखना पड़ता है, उसका असर वो भी देखना पड़ता है। ये दो चीजों की जब जानकारी होगी तो ही वैक्सीन हमको लोगों को देना पड़ेगा। और ये शायद अभी भी हमको 2021 के पहले 2-3 महीने में कोई ना कोई तो वैक्सीन सक्सेसफुल होगी ऐसे लगता है जी। लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आती तब तक हमको ये देखना पड़ेगा कि हम सब लोग जो हमको प्रिकॉशंस बताए हैं उसका अच्छा पालन करें जी। अपने घर में ये बीमारी घुसने न दे, अपने इर्द गिर्द भी किसी को बीमारी लगने न दे जी। लोगों के साथ में हमने उनको संदेश देना है हमने कैसे रहना है जी। और उस ढंग से अगर हम रहें तो वैक्सीन लेने के लिए हम एलिजिबल रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने देश में जी। वैक्सीन तैयार करने की जो क्षमता है जी। वो दुनिया में की सबसे बड़ी क्षमता है जी। यानी दुनिया में अगर 3 लोगों को कोई भी बीमारी के लिए वैक्सीन दी जाए तो उनमें से दो जो लोग हैं उनको बीमारी उनकी जो वैक्सीन है वो अपने देश में बनने वाली होती है जी। तो एक बार वैक्सीन की खोज होने दो जिसका असर अच्छा है तो वो वैक्सीन अपने देश में भी बनेगी और जल्द से जल्द सब लोगों को देने की पूरा प्रयास अभी से जारी है। जी बिल्कुल। एक बड़ी बात डॉक्टर रमन बता रहे हैं कि अगर कोई वैक्सीन का निर्माण हो जाता है तो भारत के पास बल्क में प्रोडक्शन करने की क्षमता मौजूद है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन बहुत जल्द पहुंचेगी। राजस्थान के गंगानगर से साहब राम जी हैं। राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, डॉक्टर रमन जी को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि आदमी के जख्म से मतलब कहीं आदमी के शरीर में चोट लगी है तो वहाँ से भी कोरोना प्रवेश कर सकता है जी? शरीर में कोई अगर घाव हो गया है तो क्या उससे भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? नहीं, कोई जख्म की वजह से इस किस्म से ये बीमारी ये विषाणु अंदर जा नहीं सकता जी। इसको अंदर जाने का जो रास्ता है अपना नाक और मुंह, ये 2 जगह से ही वो अंदर जाएगा जी। क्योंकि उसके रहने का घर जो है ये हमारे गले के जो पेशियां है उसके अंदर होता है जी। अगर मैं कहीं से मुझे समझो पैर पे जख्म लगी होगी तो उसको रहने के लिए वो घर करके ठीक नहीं होता है, वो अंदर जा नहीं पाएगा जी। और वहां जाके वो अपने वैसे बच्चे उसकी जो जनरेशन होती है वो पैदा नहीं कर पाएगा। तो ये मन में से निकाल डालिए कि कहीं दूसरी जगह पे चोट आई होगी या कहीं शरीर पे चोट है तो मुझे बीमारी लगेगी जी। नहीं। जी बिल्कुल। बाड़मेर से कमलेश जी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते जी। जी रमन जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो प्लाज्मा दान होता है और ब्लड बैंक क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सर मेरे को बता। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में समझना चाह रहे हैं कि जो प्लाज्मा डोनेट होता है वो कैसे सहायक है कोरोना संक्रमित को ठीक करने में। हाँ ठीक है। नहीं, हमको एक क्या समझना है कि समझो मुझे बीमारी लग गई जी हा? और ये बीमारी लगने के बाद में मैं ठीक हुआ। ये ठीक क्यों हुआ? मेरे शरीर के अंदर ऐसे कुछ शस्त्र मेरी प्रतिकार शक्ति बनाती है जी। जो ये विषाणु का खात्मा करती है। ये जो शस्त्र होते हैं उनको हम एंटीबॉडी करके बोलते हैं जी। अब समझो मुझे एक बार बीमारी हो गई, 15 दिन हो गए मुझे, तो वो तो विषाणु बीमारी होने के बाद में तो अपने शरीर में दिखेगा नहीं जी। मैंने मेरा अगर खून देके वो प्लाज्मा जो रहता है यानी उसमें का पानी जो रहता है खून का, वो जो पानी है वो अगर मैंने निकाल लिया तो उसके अंदर जो मैंने उस बीमारी के खिलाफ शस्त्र पैदा किए थे वो उसके अंदर होते हैं जी। फिर ऐसा कोई मरीज
जिसको माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी है, यानी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको अगर मैंने ये प्लाज्मा अगर उसको दिया तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे शस्त्र जो है वो उसके शरीर में उसको देता हूँ और ये शस्त्र उस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई करते हैं और उससे उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसको हम कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं जी। ये ज्यादातर लोगों में कब सक्सेसफुल होती है, जब ये बीमारी ज्यादा तीव्र नहीं हुई होगी तो उसमें ये सक्सेसफुल हो जाती है जी। चूरू राजस्थान से ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। दोनों डॉक्टर साहब को और आपको भी जी नमस्ते, बताएं। हाँ, ऐसा है कि जैसे मैं हॉस्पिटल या डेंटिस्ट को दिखाने के लिए जाऊँ, 76 एज हो गया, तो अभी ऐसे काम चलाऊं या जाऊं या चेकअप कराने के लिए? बहुत सारी शंकाएं हैं डॉक्टर रमन लोगों के मन में। 76 वर्ष की इनकी उम्र है, कह रहे हैं कि ये दंत चिकित्सक को अगर दिखाना चाहते हैं तो क्या इस समय जाना मुनासिब होगा? देखिए, आपको अगर बहुत तकलीफ है जी, आपको ऐसे लगता है कि इसको मुझे डॉक्टर को बताना जरूरी है, तो कोई भी बीमारी रहे जी, आपको जाने का अधिकार है जी। आप जा सकते हैं। जाते वक्त आपको तो सिर्फ जो पुराने प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहनना है, वो हाथ मुंह को नहीं लगाना है या नाक को नहीं लगाना है। अगर लगे कि ऐसी जगह पे मैंने हाथ लगाया जहां बहुत सारे लोगों ने हाथ लगाया होगा, उसको मैंने साबुन या सैनिटाइजर से धो लेना है जी। खांसी के एटिकेट्स हैं, वो जो छींक आती है उसके एटिकेट्स हैं। इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है जी। लेकिन आप जब वहां जाएंगे तो डॉक्टर खुद भी वो फेशियल शील्ड, चेहरे के ऊपर एक शील्ड लगा के बैठेगा प्लास्टिक की, वो भी मास्क लगाए वाला रहेगा, वो आपको देख पाएगा और आपको जो दवा देना है, अगर दवा की जरूरत है तो दवा देगा, नहीं होगी तो समझ लीजिए जैसे दांत का प्रॉब्लम है तो वो वही प्रिकॉशंस लेके वो आपके दांत के ऊपर भी इलाज करेगा जी। आप ये मत समझना कि कोरोना है इसलिए बाकी बीमारी की तरह कोई देख नहीं रहा है। सिर्फ सवाल यह है कि आपने हिम्मत करके वहां जाना है जी। अपने आप को बीमारी न लगे इसकी एहतियात बरतना है, तो बताने में कोई हर्ज नहीं। जी बिल्कुल। राजस्थान के जयपुर से शेर सिंह जी हैं। शेर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर वेलकम सर, गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार कहता हूँ सर। जी नमस्ते। सर मेरा सवाल ये था कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऐसा कोई स्टडी आया है कि जो एंटीबॉडी है कितने दिन तक डेवलप रहता है बॉडी के अंदर? एंटीबॉडी कितने दिनों तक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो जाता है उसके शरीर में रहते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा आपको एक चीज पहले बता देता हूँ जी। ये बीमारी जो है ये समझ लीजिए हमको 7 महीने हुए हैं जब से हम इसको जान रहे हैं जी। अब ये बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उनकी जब जांच की जा रही है तो अभी तक 2 पेपर की ऐसे पब्लिकेशन आ चुके हैं जिसमें ऐसे पता चलता है कि 3 महीने से 6 महीने के बीच में ये जो एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं, जो शस्त्र तैयार हुए हैं इंसान के अंदर, शरीर के अंदर, वो बाद में उतने मात्रा में दिखाई नहीं देते। अब इसका मायना क्या हुआ कि उस इंसान को या तो बीमारी फिर लगने का डर रहेगा 3 महीने के बाद में, या दूसरा अर्थ ये होगा कि वैक्सीन के लिए हमको सिर्फ एक बार जिंदगी में वैक्सीन लेके हमको वो बीमारी लगने से रोक पाना ये मुनासिब नहीं होगा जी। ये बार बार वैक्सीन लेना पड़ेगा जी। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी भी चीज के ऊपर संशोधन हुआ है जिसमें ये पता चला है कि जब वो एंटीबॉडी की लेवल भी कम भी जब भी होती है, एक दूसरे किस्म की पेशी होती है जिसको हम टी सेल करके बोलते हैं जी। उसका काम यही रहता है कि जो भी यानी शरीर में प्रतिकार शक्ति में किसी विषाणु या जीवाणु के साथ लड़ाई की है, जो शस्त्र इस्तेमाल किए हैं वो लिख के रखने का कि ये शस्त्र मैंने इस्तेमाल किए थे और इनकी वजह से मैं जिंदा रह पाया, और उसकी जो मशीनरी होती है ये शस्त्र तैयार करने की
उसको आज्ञा देने का काम ये टी सेल्स भी कर सकते हैं जी। तो वो टी सेल ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये बीमारी में करते होंगे, ऐसा अभी लोगों का समझ है जी। तो दोनों ढंग के एविडेंसेस आ चुके हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उससे हमें डरना नहीं है जी। जब तक वैक्सीन नहीं आती है फुल फ्लेज्ड, जो अच्छी वैक्सीन होगी, जब तक नहीं आती है हमको एहतियात तो बरतना है, लेकिन उन चीजों से मत डरो कि वो एंटीबॉडी की लेवल कम हो जाती है तो फिर मुझे एक बार बीमारी लगेगी क्या। अभी थोड़ा समय लगेगा साइंस को आगे बढ़ने में, क्योंकि ये 7 महीने पहले ही ये बीमारी के बारे में जानकारी हुई है जी। बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से वजीर जी हैं। वजीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि अगर जो मरीज जो है जो ज्यादा दिन तक जो बीमार रहते हैं, क्या मुख्य कारण चिंता है क्या सर, ठीक होने का ना होने का? क्या चिंता एक फैक्टर है जिस कारण मरीज काफी दिनों के बाद ठीक होते हैं? नहीं, सिर्फ चिंता की वजह से नहीं होते हैं जी। वो देखो, कोई भी इंसान ऐसा अकेला कहीं एडमिट हुआ तो उसको चिंता तो होगी, लेकिन चिंता की वजह से मरना ये जरूरी नहीं होता है। जनरली अभी जो नजर आ रहा है कि जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर की बीमारी है, या जिसको मोटापन है, उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा तीव्र हुए वाली दिखती है और उसकी वजह से ये इंसान की मौत होने का डर ज्यादा होता है, ऐसे दिखता है। लेकिन इसका मायना ये नहीं कि डिप्रेशन आने देना है। हमको जब लड़ाई करने जब हम निकलते हैं तो इंसान ने अंदर आशा रखना ये बहुत अच्छा रहता है जी। कि मैं जीत जाऊंगा जी। वो रखने से इतना असर होगा ये देखने के बजाय मेरा मन तो भी शांत रहेगा, ये भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ चिंता से कोई मरता नहीं जी। बिल्कुल, अपने हौसले बुलंद रखिए, हिम्मत मत हारिए। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे विकसित हो रही हैं और बहुत जल्द वैक्सीन के आने की उम्मीद भी है। जौनपुर से राजधर मिश्र जी जुड़ चुके हैं। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका जी। इनकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी। डॉक्टर रमन ये जानना चाह रहे थे कि जो साधारण सर्दी खांसी इस मॉनसून के मौसम में हो रही है, उससे कोरोना के लक्षण कितने अलग हैं? साधारण सर्दी जुकाम के वैसे लक्षण जी, हाँ, हमको एक समझना है जी। अब ये तो मानसून का सीजन हो गया, बरसात शुरू हो गई, तो अलग अलग किस्म के जो आमतौर पे जो बीमारियां दिखते थे, जैसे सर्दी जुकाम होना, ये तो हमको आम ढंग से दिखते जाएंगे जी। लेकिन इसका मतलब अब मैं कैसे समझूं? बुखार तो उसमें भी आता है, इसमें भी आएगा जी। तो हमने दो तीन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। बुखार आएगा, सिर्फ बुखार के ऊपर हम बोलेंगे क्या कि इसको टेस्ट करने की जरूरत है? नहीं जी। बुखार रहे और खांसी या सांस फूलना, ये लक्षण रहना, ये हमारे लिए जरूरी रहता है जी। उनमें से एक तो भी लक्षण रहता है। अब दूसरी बात क्या है कि क्या मैं बाहर कभी फिर के आया हूँ या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया होगा जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ होगा, वो मुझे देखना पड़ता है जी। इसके व्यतिरिक्त कोई लक्षण अगर होंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हम मानते हैं, वो यानी उसकी टेस्ट जानना। जब वो खाना खाएगा या जिस किसी चीज को खाएगा, उस वक्त उसको वो महसूस नहीं होता है कि उसकी नॉर्मल टेस्ट है जी। और दूसरी बात, जब हम सूंघते हैं तो समझ लीजिए मैंने गुलाब का फूल सूंघा जी। अगर वो गुलाब का फूल मुझे उसका जो बास आता है वो गुलाब का नहीं लगा तो शायद गड़बड़ होगी, ये मैंने समझना है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, हम अगर 6 स्टेप्स लेंगे और उसके बाद में मेरी सांस खुलती है तो मैंने समझ लेना है शायद थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई होगी, मुझे टेस्ट करना पड़ेगा जी। और सबसे आखिरी बात, ये बीमारी वायरल फीवर है। वायरल बीमारी रहने की वजह से हमको शरीर में बहुत ज्यादा दर्द दिखता है
और वीकनेस उस इंसान को बहुत महसूस होता है जी। उसी वक्त समझना है कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पे जो जुकाम दिखता है, जुकाम इसमें कम दिखाई देता है, तो हमको क्या याद रखना है, खांसी रहे या सांस फूलना है, उसके साथ में बुखार आया तो मैंने परेशान होना है, और बाकी लक्षण तो मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग जी हैं। राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी राम राम, और डॉक्टर साहब को भी राम राम। राम बोलिए जी। मैं खैर मजिया रीवा मध्य प्रदेश से राम जी गर्ग बोल रहा हूँ सर जी। पूछिए। मैं देखता हूँ सर जी कि लोग सुरक्षा बरतते हैं, मास्क लगाते हैं, हाथ धोते हैं और 2 गज की दूरी भी बनाए रहते हैं, फिर भी उन्हें कोरोना हो जाता है। ऐसा क्यों सर जी? बड़े प्रॉब्लम की बात है। सभी सावधानियां बरतने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हो जा रहा है, ऐसा क्यों? चलो 2 चीजें हमको याद रखनी है। जब हम मास्क पहनते हैं तो अक्सर हम क्या देखा करते हैं, वो मास्क तो पहनते हैं लेकिन कोई उनसे बात करने को नजदीक आया ना जी, तो मास्क या तो नीचे ले लेते हैं या ऊपर उसको सरका देते हैं। बिल्कुल उससे बात कर लेंगे, चले जाएंगे। अब ये करना बहुत गलत है। अगर मैंने मास्क पहना है तो मास्क जिस भी व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा होगा उसने भी मास्क तो उस वक्त भी पहने रहना, ये बहुत जरूरी जी। दूसरी बात याद रखनी है कि मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मैंने कहीं ऐसे कोई ऑफिस में गया और वहाँ मैंने दरवाजा खोलने के लिए करके उसको हाथ लगाया, वहाँ तो बहुत सारे लोग वो दरवाजा खोलने के लिए हाथ लगाएंगे। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, कौन सी एहतियात रखना है कि आपने ऐसी जगह अगर हाथ लगाया तो हमने वो अपने मुंह और नाक को लगाना नहीं है जब तक मैं साबुन से धोता नहीं जी। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो वही हाथ से वो अपने मास्क पहने वाले मास्क के ऊपर हाथ लगाते हैं जी। बिल्कुल। और उसको लगाने की वजह से अगर कोरोना वायरस उसमें होगा तो वो भी उसके ऊपर लग जाएगा जी। यानी देखने को वो तो दिख रहा है कि वो हाथ धोते हैं, वो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन वो तो पूरा पालन जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से कर नहीं रहे हैं, उसकी वजह से ये बीमारी लगने का डर बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है। समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी, शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? डॉक्टर रमन जानना चाह रहे हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा कि जो आमतौर पे बगैर टेंशन लेके जिंदगी जीना है जी। दूसरी बड़ी बात, टाइम पे सोना है, जितनी नींद लगती है उतना लेना है जी। प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आपको कोई और दवा लेनी पड़ती होगी तो हमको समझ में नहीं आता है कि उससे प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ेगी जी। क्योंकि प्रतिकार शक्ति ये जब तक विषाणु नहीं दिखता है, उसके शरीर में जाता नहीं है, जब तक प्रतिकार शक्ति हमको उसके साथ कैसे लड़ाई करेगी ये हमको समझता नहीं है जी। तो ऐसे चीजों के ऊपर खर्चा मत करना। सबसे बड़ी बात, अगर आप किस चीज पे भरोसा भी रखते होंगे, समझ लीजिए मैंने बोला कि मैं तुलसी खाता हूँ तो मेरी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, अगर आपका उसके ऊपर भरोसा है, हमको उसमें हमको उसकी तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको एक समझना है, मैं तुलसी खाता हूँ या कोई वनस्पति खाता हूँ, उसकी वजह से मैंने ये सोचना कि मुझे बीमारी नहीं लगेगी और सारे एहतियात जो बरतना है वो मैं अगर बाजू फेंक दूं, वो बहुत गलत होता है जी। बिल्कुल गलत है। और आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं, उसको आप अपना सकते हैं। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर रमन बता रहे हैं कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.com।